बाहर की दुनिया को देख के ऐसा लग रहा होगा कि हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन माइनिंग की वजह से ही दूसरे इंडस्ट्री चल रहे हैं। आपने हाँ, बाकी सारे पीएसयूज की जगह हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को ही क्यों चुना? तो आपको बिल्कुल। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और कोल इंडिया दोनों में से कौन बेटर लगता है? 2025 गेट के लिए अभी तो 2-3 महीने ही बाकी है, तो इसी टाइम पे जो सबसे मेन चीज होता है। आप शेयर कर सकते हैं कि एचसीएल में स्टार्टिंग कितना पैकेज था, कितना बन जाता था इन्हें? रेस्क्यू टीम जब अंदर जाती है वो एज ए टीम जाती है। एक इंडिविजुअल पर्सन कभी भी माइंस में जाके रेस्क्यू नहीं कर सकता। जो सबसे क्लोजेस्ट उसके ट्रेनिंग का था वो मिलिट्री ट्रेनिंग जैसा होता है। एक रेस्क्यू ट्रेन पर्सन हर जगह एक डॉक्टर की तरह बोल लो, चाहे एक आर्मी ऑफिसर की तरह बोल लो, चाहे एक लाइफ सेवर की तरह बोल लो, समाज के लिए काम करने लग जाता है। माइंस के लिए तो काम करता ही है। ड्रोन से 3-4 बेंच का प्रोफाइलिंग 10 से 15 मिनट में हो जाता था। 10 से 15 मिनट में हो जाता था। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच है राजेश मिश्रा, जो कि एनआईटी राउरकेला के पास आउट है, जिनका गेट 2023 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 57, जबकि गेट 2024 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 62 लगा है। करंटली ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंदर में कार्यरत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं राजेश मिश्रा के बारे में कि एनआईटी राउरकेला से एचसीएल तक पहुंचने का इनका सफर कैसा रहा है। ये एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे कि एचसीएल के अंदर में क्या इनका जॉब प्रोफाइल है, किस तरह का वर्क कल्चर है एचसीएल का, और फिर इनके कॉलेज लाइफ और गेट प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानेंगे। मतलब हर वो चीज जो आप एक गेट रैंकर से जानना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम राजेश, आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन कि आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंदर में एज ए एग्जीक्यूटिव सिलेक्शन हुआ है। अपने आप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करें, कहाँ से आप आते हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई करा, हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं राजेश उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मैं उड़ीसा भुवनेश्वर में पैदा हुआ और वहीं पे मेरा स्कूलिंग वगैरह सब हुआ था। मैं 10th और 12th वही भुवनेश्वर से डीएम स्कूल से पास आउट हुआ, और उसके बाद मैंने जेई की तैयारी की। तो जेई के लिए मैं फिर 2 साल 11th और 12th अपना वहीं से ही भुवनेश्वर से ही अपना कोचिंग लिया और जेई की तैयारी किया। और पहली बार तो मेरा जेई क्लियर हो गया था, लेकिन रैंक इतना अच्छा नहीं आया था, तो फिर मैंने 1 साल फिर ड्रॉप लिया था। 12th के बाद मैंने 1 साल ड्रॉप किया और उसके बाद फिर से जेई की तैयारी की, जिसमें मेरा रैंक ठीक ठाक आ गया था, जिससे मैं एनआईटी राउरकेला में सिलेक्ट हो गया था। और यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है माइनिंग में, एनआईटी राउरकेला से ही। क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड वैसे माइनिंग वाला है नहीं, मेरे फैमिली से कोई माइनिंग को बिलोंग नहीं करता, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो माइनिंग इंजीनियरिंग को बिलोंग करता हूँ अपने फैमिली से। उससे पहले आइडिया था थोड़ा बहुत, मेरे कजन्स वगैरह भैया वगैरह, वो मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, तो वो लोग गाइड करते थे, तो उन्हीं का ही सजेशन था कि जो रैंक मिला है, जो ब्रांचेस मिल रहे हैं, उसमें से माइनिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो इसी से ही मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ माइनिंग में। ओके ओके ओके। तो बेसिकली आपका माइनिंग के बारे में ऐसा कुछ, जैसे इन जनरल क्या होता है ना कि जो माइनिंग लेता है हाँ तो उसके पिताजी कोई माइंस में रहते हैं, हाँ। या उनका घर ही ऐसे माइनिंग इलाके में रहता है, तो वहाँ से उनको मोटिवेशन मिल जाता है। हम्म। तो आपका, आपके जो भी आपके कजिन्स वगैरह से जो भी पता चला, हाँ। तो क्या है आपके घर में पिताजी क्या करते हैं, बैकग्राउंड बेसिकली घर का कैसा है? बेसिकली मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। वो 2023 तक प्रोफेसर थे, एमबीए के प्रोफेसर थे, उत्कल यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे। और मेरे घर में मेरे पापा मम्मी और एक भैया हैं जो मुझसे बड़े हैं, तो और मैं, ये 4 लोगों का फैमिली है। ओके। हाँ। तो बेसिकली ऐसा बोलते हैं ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन, और एक्टर का बेटा एक्टर। तो घर में नहीं बोले कि एमबीए कर लो, जैसे नहीं पिताजी अगर एमबीए के क्लासेस वगैरह ले रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। मैं ये बात तो मैं बोलूंगा कि मैं लकी हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो काफी सपोर्टिव है। वो कभी मेरे ऊपर या फिर मेरे भैया के ऊपर कभी प्रेशर नहीं डाला कि ये वाला प्रोफेशन चूज कर लो, वो वाला प्रोफेशन चूज कर लो। जबकि वो प्रोफेसर थे, तो कई लोग उनसे सजेशन मांगने आते थे
कि सर आगे क्या किया जाए, मैंने तो ये कर लिया, फिर आगे क्या किया जाए। लेकिन वो कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम लोगों को कभी रोड ब्लॉक कहीं आए हमारे करियर पाथ में। जैसे भैया को और मेरे दोनों को उन्होंने पूरा खुली छूट दे रखी थी, जो मन है करो, जिसमें इंटरेस्ट है करो, बस एक चीज करना, जो भी करो उसमें अच्छा करो, बाकी सपोर्ट हम करेंगे पूरा। तो यही था, ये बात मैं मानूंगा कि मैं लकी हूँ। मेरे पापा कभी मुझे ये ओके। प्रेशराइज नहीं करे कि तुम यही करना है, वो पूरा छूट दे दिए। अगर मैं कल बोलता कि पापा मुझे डॉक्टरी करना है, इंजीनियरिंग पसंद नहीं आ रही, वो बोलेंगे हाँ ठीक है कर लो, लेकिन तुम्हारा मन है तो करो। तो ऐसा ही। हाँ भाई, बेटा रिजल्ट भी दे रहा है। मतलब कैसे थे आप स्कूल टाइम में, कैसे थे पढ़ाई में? स्कूल टाइम में मैं बोलूँगा मैं सबसे अच्छा तो नहीं था, लेकिन सबसे बुरा भी नहीं था, मैं बीच बीच का था। मेरा अब जैसे होता अच्छा। है ना स्कूल में कि मैं और मेरा भैया सेम ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो वहाँ पे क्या होता था ना, हम दोनों को कंपेयर करते थे। मेरा भैया जो थे हम्म। वो क्लास में टॉपर होते थे, लेकिन मैं क्या ना, अच्छा। टॉपर तो नहीं था मैं, ऐसे जगह टॉप 10 में आ जाता था जैसे तैसे करके। तो मतलब इतना तेज नहीं था, लेकिन फिर वो हमेशा ये सब बोलते रहते थे कि देखो भैया ये आगे निकल गए, भैया वो कर दिया, तुम कहाँ रह गए। लेकिन वो भैया भी लेकिन काफी अच्छे थे, वो कभी ये बात का मुझ पे एक क्या बोलते हैं, वो कभी मुझे ऐसा लुक डाउन नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि मैं तो कर लेता हूँ तुम नहीं कर पाते, वो उल्टा मुझे और हेल्प करते थे पढ़ाई में, कुछ भी। मैं वो बोलते रहते थे कि कुछ भी डाउट हो, कुछ भी जानना हो तो मुझसे बात करो पूरा। तो वैसे ही मेरा स्कूल लाइफ था। ओके, बेसिकली ठीक है, आप टॉपर नहीं थे, भैया टॉपर थे, लेकिन आप भी बता रहे हैं कि टॉप 10 में आते थे। टॉप 10 में आना भी एक अच्छे स्कूल में बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। तो पढ़ाई में ठीक ठाक थे, उसके अलावा फिर आपने एनआईटी से पढ़ा है। एनआईटी में पहुंचना भी अपने आप में बड़ी बात होती है। हाँ। हम जैसे तो हम मान के चलते हैं कि एनआईटी और आईआईटी से पढ़ने वाला बंदा, मतलब उनका तो जॉब सिक्योर है भाई, कोई ज़्यादा कोई समस्या होना नहीं है। मतलब जो स्ट्रगल उन्होंने वहाँ तक पहुँचने के लिए करा। और फिर आप बता रहे हैं कि आपने रिग्रेस कोचिंग वगैरह भी करा 2 साल, उसका ड्रॉप लेके हाँ। भी पढ़ा। तो ओवरऑल जैसा भी एक ठीक जगह से पढ़ा, और अब पढ़ने का आज आपको रिजल्ट है जो मिल चुका है। हाँ सर। गेट का आपका कैसा था? गेट में कितना आपका स्कोर था, क्या था? मैं गेट बेसिकली 2023 में भी दिया हूँ, 2024 में दिया हूँ, और 2023 से ही मैं माइनिंग ज्ञान से एसोसिएटेड हूँ। जैसे 2023 में मेरा रैंक 57 आया था, और 2024 में इस बार 62 रैंक आया है। तो बेसिकली गेट का मेरा जर्नी थोड़ा सा अप डाउन हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग से जब मैं माइनिंग में गया था एनआईटी में, तो एनआईटी उससे पहले मैं अपना गेट का सफ़र बताऊं, मैं एनआईटी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर में एनआईटी गया, तो वहाँ का कल्चर क्या है ना, मुझे इतना समझ में नहीं आया था। क्योंकि वहाँ पे कई सारे तरह तरह के लोग थे, और सब क्या ना, अब जैसे बोलते हैं, जो लोग वहाँ पहुँचते हैं वो मतलब ऐसा नहीं कि एवरेज स्टूडेंट से, वो अपने फील्ड में भी थोड़े से एक्सलेंट है। तो वहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ तरह तरह के काम कर रहे हैं, कोई रोबोटिक्स में काम कर रहा है, कोई मशीन लर्निंग में काम कर रहा है। तो वो सब दुनिया को ना मैं एक्सपोज नहीं था तब तक। तो वहाँ पे क्या ना, मैं अपने आप को ऐसा इंफीरियर सोचता था कि कहाँ मैं माइनिंग में चला, या यहाँ पे इतना सब कुछ काम हो रहा है, इतने तरह तरह की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। तो मेरा फर्स्ट ईयर से मेरा माइनिंग में इतना मन नहीं था, फर्स्ट और सेकेंड ईयर। तो मैं भी चाहता था ऐसे सॉफ्टवेयर लाइन में चला जाऊँ, कुछ डाटा एनालिसिस वेनालिसिस उस टाइप का बन जाऊँ। बड़ी बड़ी कंपनी जो अमेजोन, एप्पल, सैमसंग, ये सब कंपनी में ज्वाइन करूँ। तो वो लेवल का मेरा थॉट था। लेकिन जो मेरा गेट का सफ़र शुरू होता है वो एक्चुअली कोविड के दौरान, हमारा सीनियर बैच के, मैं सेकेंड ईयर में था, वो मेरे सीनियर फोर्थ ईयर के थे, उनका एक सेमिनार हुआ था। वो गेट में काफ़ी अच्छे रैंक लाए थे, रैंक 2 थे वो उस टाइम के। तो वो उन्होंने हमको वैल्यू समझाया कि कोर ब्रांच में जो आप हो, माइनिंग एक कोर ब्रांच है, तो उस ब्रांच में गेट का वैल्यू क्या है। तुम दूसरे जगहों को देख के, बाहर की दुनिया को देख के ऐसा लग रहा होगा कि हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन माइनिंग की वजह से ही दूसरे इंडस्ट्री चल रहे हैं, वो वैल्यू समझा। तो उसी मूवमेंट, वो एक तरह से मेरा चेंजिंग मूवमेंट था। उसी के बाद से ही मैंने तय कर लिया कि नहीं, अब मैं कोर में हूँ तो इसी का ही मैं बनना चाहूँगा। मैं माइनिंग लिया हूँ तो मैं माइनिंग को ही पढ़ना चाहूँगा। तो वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ है। और उसके बाद ही माइनिंग ज्ञान तब तक नया नया बन रहा था 2022-23 में। तो उसी समय में माइनिंग ज्ञान से एसोसिएट हो गया था।
तो पता चला फिर बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, जितने नॉमिनल रेट में वो अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे थे, तो फिर मैं उसी को ही रहा और उसी के वजह से आज अच्छा खासा रिजल्ट आ गया है। तो थैंक्स यू। ठीक है, बेसिकली रिजल्ट तो हमारा खुद का मेहनत होता है। हाँ, हाँ, कोचिंग बोल सक रहे 10-20% कंट्रीब्यूशन कोचिंग आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर देता है, वो क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, अदरवाइज मेहनत हमारा खुद का रहता है। हाँ और एक और जो बात आपने बोला वो एक्चुअली एकदम फैक्ट है, प्रैक्टिकल बात है, हाँ कि बोलते हैं ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। हाँ तो हमेशा हमको दूसरे का जो लाइफ है वो हमेशा अच्छा लगता है, हाँ क्या जबरदस्त लाइफ है। अगर हम माइनिंग में भी है तो हमको लगता है अरे यार आईएएस ऑफिसर का जॉब कितना तगड़ा होगा, कितना रुतबा वाला बिल्कुल होगा। बिल्कुल। इवन हमको एक छोटा सा जॉब भी अच्छे लगने लग जाता है, कि पुलिस वुलिस को यह लगता है कि अरे कितना बढ़िया जॉब है, रुतबा है, और अलग ही एक पहचान है, पता नहीं, मतलब हमेशा दूर का। और लेकिन फैक्ट ये है कि जो उस पोस्ट में है वो भी हाँ अपने आप से परेशान रहता है, उनको लगता है कि ये जो काम कर रहा है, बिल्कुल। हर कोई एक दूसरे को देख करके लगता है। वही आपका भी बता रहे हैं कि मैंने माइनिंग हाँ ले लिया, माइनिंग में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, कि कोई पता नहीं क्या कुछ कर रहा है नाइटी के अंदर में, कोई हाँ रोबोटिक्स में जा रहा है, पता नहीं और क्या क्या कर रहा है, तो एक इन्फीरियर फील होता था बोल रहे। लेकिन अच्छा है कि सही टाइम पे आपको आपके सीनियर्स का जो भी बात है जो घर कर गया, उसका एक नतीजा है कि आज आप एक अच्छी जगह में, नो डाउट आप दूसरे फील्ड में भी जाते तो मैं भी बहुत अच्छा जगह पहुंच जाते, लेकिन हमेशा मैं बोलता हूँ माइनिंग में कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है, और एडवांटेज माइनिंग का बाकी के कंपेरिजन में कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। क्योंकि अभी जो माइंस के अंदर में बहुत कम ही ऐसा दिखता है जो अपने आप से परेशान हो, सब सेटिस्फाइड है, एक अच्छा पोस्ट है, एक अच्छा पैकेज है, और एक अच्छा लाइफ स्टाइल जो है माइनिंग का जो भी इंडस्ट्री वो प्रोवाइड कर देता है। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा राजेश की आपका कॉलेज का कैसा था, मतलब कॉलेज में तो आपने बताया कि आप उस टाइम पे भी एवरेज थे, माइनिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन कैसा था कॉलेज में? आपने सिर्फ, जैसे मैं एनआईटी राउरकेला के अलावा जितने लोगों से बात कर रहा हूँ सबने ड्यूअल डिग्री करा, आपका भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ। मैं एक्चुअली एनआईटी राउरकेला से माइनिंग में डुअल डिग्री ही किया हुआ हूँ। वहाँ ओके। पे डुअल डिग्री का मतलब ये होता है कि आप 5 साल का ये कोर्स होता है, जिसमें आप 4 साल का बीटेक करते हैं, फिर 1 साल का एमटेक करते हैं। इसका एक फायदा ये होता है कि जैसे आप बीटेक के बाद एमटेक के लिए जाते हैं तो आपको 2 साल लगता है एमटेक करने का, और उसके लिए भी फिर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन करना पड़ता है, उसका कोर्स स्टार्टिंग से लेना पड़ता है, वो करना पड़ता है। लेकिन डुअल डिग्री में एडवांटेज ये होता है कि आपका बीटेक और एमटेक 5 साल के अंदर ही खत्म हो जाता है, और आप जो एमटेक ईयर करते हैं वो एमटेक ईयर में आपको फिर वो कोर्स वर्क करना नहीं पड़ता, सीधा प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, क्योंकि आप उसी कॉलेज से ही बीटेक किए हुए हो। तो वो कॉलेज के मैनेजमेंट को भी पता है कि आपने ये सब कोर्स वर्क किया हुआ है। और जो हमारा फाइनल ईयर होता है बीटेक का, उसमें भी हम एमटेक का ही कोर्स वर्क कर लेते हैं। हमारा थोड़ा ज़्यादा होता है, एक आध सब्जेक्ट ज़्यादा होता है बीटेक के कंपैरिजन में, लेकिन उससे क्या है ना, जो एमटेक का कोर्स वर्क होता है वो उसी टाइम पे कवर हो जाता है। और रही बात प्रोजेक्ट का, अगर आप देखिए जैसे आजकल के ज़माने में क्या है ना, हम टाइम एफिशिएंसी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कौन कम टाइम में ज़्यादा चीज़ कर सकता है। तो वो क्या है ना, अगर आप बीटेक के बाद ट्रेडिशनली जैसे एमटेक करते हैं, तो क्या है ना, वो बीच में एक गैप रह जाता है समर वेकेशन का, जो कि मई से लेके जुलाई के एंड तक रह जाता है। लेकिन वो टाइम पे क्या है ना, हम लोगों को वहाँ पे प्रोजेक्ट्स असाइन करते हैं, या फिर जो भी कोई इंटर्नशिप करना चाहे तो इंटर्नशिप कर सकता है, या फिर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ले सकता है। तो वो हमारा एक एडवांटेज हो जाता है ट्रेडिशनल एमटेक वालों के ऊपर, कि भले ही हम 1 साल में कर रहे हैं, लेकिन जो काम वो 2 साल में कर रहे हैं, लगभग उतना ही काम हम 1 साल में ही कर रहे हैं। हमारा वो जो समर वेकेशन का टाइम है वो भी हमारा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में चला जाता है, फिर उसका सेपरेट प्रोजेक्ट बनता है, फिर हम जो 1 साल रहते हैं उसका सेपरेट प्रोजेक्ट बनता है, और फाइनली हम अपना एमटेक प्रोजेक्ट और थीसिस अप्रूव करवाते हैं। ओके 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 ओके। ये जो आपने एमटेक जो बताया ड्यूअल डिग्री करा, हाँ। तो उसमें प्रोजेक्ट जो किया था या टॉपिक जो चूज करा था, कौन सा टॉपिक था? जो मेरा हमारा उस टाइम पे 2 प्रोजेक्ट्स होता है। जो समर के टाइम पे मैंने किया था जो प्रोजेक्ट, वो मेरा इंटर्नशिप लगा था ओरिका लिमिटेड में। तो वहाँ पे मैंने काम किया था ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और जो मैंने एमटेक में काम किया था वो ब्लास्ट वाइब्रेशन एनालिसिस के ऊपर किया था। अच्छा, हाँ तो ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी बता रहे हैं वो क्या, उसमें एग्जैक्टली क्या करा था, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि माइनिंग से कहीं ना कहीं अलग लग रहा है। हाँ इसमें क्या कुछ हुआ बिल्कुल। था? जो ड्रोन टेक्नोलॉजी था जो ड्रोन टेक्नोलॉजी था वो बेसिकली ये काम पे आता है कि जैसे हम कोई माइन साइट जा रहे हैं,
और वहाँ पे हम अपना ब्लास्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं। जैसे ओपन कास्ट ब्लास्टिंग की बात कर लो तो वहाँ पे जो पोटेंशियल हैज़र्ड होते हैं, जैसे फेस बर्स्ट हो गया, अगर फेस में अंडरकट ओवरकट वगैरह कुछ हो जाए तो फेस बर्स्ट का चांसेस बढ़ जाता है। और या फिर कुछ वाइब्रेशन सेंसिटिव जोन, जैसे आसपास के गांव के इलाकों में ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, ज़्यादा फ्लाई रॉक्स जा रहा है, तो वो सब को एनालाइज करने के लिए हमें एक रिलायबल डाटा सोर्स चाहिए। अब क्या है ना, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो टोटल स्टेशन या लेजर प्रोफाइलर से हम उसका कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, फिर उसको मॉडल बनाते हैं, फिर उससे हम पता करने की कोशिश करते हैं कि ये बेंच में जो हमारा ट्रेडिशनल ब्लास्टिंग मेथड है वो कितना सेफ है। लेकिन उसमें क्या है, तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, और दूसरा बात क्या है ना, उससे वो रिलायबल डाटा नहीं मिलता। वो बेसिकली क्या होता है ना, जो लेजर प्रोफाइलर या टोटल स्टेशन होता है उससे हमें कोऑर्डिनेट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उसको 3D मॉडल बनाना एक तो रिलायबल नहीं है, रिलायबल सॉफ्टवेयर उसके लिए पर्टिकुलरली माइनिंग के लिए वो सॉफ्टवेयर अभी तक डिजाइंड नहीं है। लेकिन और जो दूसरी बात है, उससे जो डाटा मिलता है वो विजुअलाइज करने में भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि असल में उसमें कितना अंडरकट है और उसको कैसे हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो ब्लास्टिंग मेथड है उसको कैसे हम मॉडिफाई करें। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी जो क्या है, और बेसिक पर्टिकुलरली मैं आरटीके ड्रोन पे काम कर रहा था। आरटीके का मतलब रियल टाइम काइनेमेटिक्स होता है। तो उसमें क्या है ना, जो हम ड्रोन का सर्वे करते हैं एक पर्टिकुलर बेंच का, वो तुरंत ही उसका हाईली एक्यूरेट डाटा अपने हमको फीडबैक दे देता है। और ड्रोन के डाटा को प्रोसेस करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो उससे क्या है ना, हम उस जो ड्रोन का डाटा है उसको एक 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये बेंच में हमें जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल ब्लास्टिंग मेथड है, वो कितना रिलायबल है या फिर कितना उसको मॉडिफाई करना है। तो यही कंपैरेटिव स्टडी मुझे करना था कि ड्रोन के डाटा को कैसे हमें 3D मॉडल में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली हम साइट जाते थे, कोई भी ब्लास्टिंग साइट, उसका एक सर्वे लेते थे और उसको फिर आके मॉडल में कन्वर्ट करते थे, फिर उसको एनालाइज करते थे कि इसमें क्या क्या चेंजेस होना चाहिए ताकि ब्लास्टिंग हमारा सेफ और स्टैंडर्ड्स के थ्रू हो सके। ओके, तो बेसिकली ड्रोन की मदद से आप उस पूरे बेंच का प्रोफाइल आपने पता करा, प्रोफाइल का बिल्कुल पता करे और ब्लास्ट पैटर्न बनाने में आपको कन्वीनियंस हो गया। बिल्कुल मैनुअली बिल्कुल। जाकर के आपको चीजों को नहीं करना पड़ रहा है, पैटर्न बनाने हाँ, में जो भी है आप उससे कर पा रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ये है कि जो काम हमें लेजर प्रोफाइलर में एक बेंच को बनाने में 2 से 3 घंटे का टाइम लगता था, सिर्फ डाटा कलेक्ट करने का, उसको प्रोसेसिंग का टाइम अलग होता है। ड्रोन से 3-4 बेंच का प्रोफाइलिंग 10 से 15 मिनट में हो जाता था। 10 से 15 मिनट में हो जाता था। बिल्कुल। अच्छा, सारा माइनिंग में खेल ही टाइम का है। जितना आप एफिशिएंट है, जितना कम हाँ टाइम आप लगा रहे हो, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, उतना जल्दी आप जो बिल्कुल। भी है वर्क कर पाएंगे। तो अच्छा है टेक्नोलॉजी जो आपने सीखा है। आई होप जब आप मेगा प्रोजेक्ट में काम करेंगे, कोल इंडिया जैसे कंपनी में इन फ्यूचर अगर काम करेंगे, तो वहाँ पे आपके इस नॉलेज का, एक्सपीरियंस का बहुत जो भी ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ इंडस्ट्री कर पाएगा। एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में एक्चुअली खटक रहा है राजेश, कि आपका गेट 2023 एग्जाम में 57 रैंक था। हाँ आप चाहे तो किसी भी कंपनी में जा सकते थे, एनटीपीसी में जाना ऑप्शन था, कोल इंडिया में जाना ऑप्शन था, उसके अलावा फिर एचसीएल में तो अभी आप काम कर रहे हैं। आपने हाँ। बाकी सारे पीएसयूज की जगह हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को ही क्यों चुना? बेसिकली जो था 2023 का जो मेरा बात है, वो क्या ना, कोल इंडिया जैसे आपको पता ही होगा कि वो 1 साल का करंट गेट के रिजल्ट को ही चूज करता है। सेम गोज फॉर एनटीपीसी। लेकिन जो मैं 2023 में जब गेट दिया तब मैं अपना बीटेक फाइनल ईयर में था, तो 4th ईयर में। तो तब तक मेरा कोर्स वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरा एक और साल बाकी था जो एमटेक ईयर था। तो मैं 2023 में गेट दे दिया और अच्छा रिजल्ट भी आया, लेकिन वो रिजल्ट को मैं कहीं भी नौकरी के लिए यूज़ नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास डिग्री उस टाइम पे नहीं थी, मेरा कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। और अब जब बात कर रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान कॉपर को ही क्यों चुना दूसरे किसी चीज़ पे, तो दूसरे किसी पीएसयू पे, तो बेसिकली बात यह है कि हिंदुस्तान कॉपर जो है वो ओनली कॉपर माइनिंग पीएसयू है अभी इंडिया में। और जैसे देखा जाए तो मुझे अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग का वैसे कोई भी एक्सपीरियंस प्रायर नहीं था। तो ये तो एक मेरे लिए एक पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैं अंडरग्राउंड मेटल माइंस में जा रहा हूँ, वहाँ का स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकता हूँ। क्योंकि बेसिकली बात यह है ना, जो भेड़ का रेस है तो उसी तरह से एक बन गया था कोल इंडिया सबके माइंड में कि नो डाउट कोल इंडिया बहुत अच्छी कंपनी है और मैं खुद भी जाना चाहता हूँ कोल इंडिया। लेकिन वो जो माइंडसेट है ना कि
अब गेट हो गया तो हमें कोल इंडिया ही जाना है, वैसा नहीं होता। गेट से हम लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे आप अभी अभी बोले एनटीपीसी हो जाता है, एचसीएल हो जाता है, सीआईएल होता है, ऐसे कई सारे ऑप्शन हमारे लिए खुल जाते हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर में मेरा सबसे बड़ा फायदा ये था कि ये 2023 के रैंक को एक्सेप्ट करता था, जबकि दूसरे कोई पीएसयू 2023 के रैंक को उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, तो फिर हम लोगों का इंटरव्यू हुआ वो वहाँ के हेडक्वार्टर्स में। फिर जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे मलांचखंड कॉपर प्रोजेक्ट में पोस्टेड किया गया। और मलांचखंड कॉपर प्रोजेक्ट के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि जो मतलब प्रो साइड है, प्रो और कौन तो हर जगह का रहता है, जो प्रो साइड है वो ये बात कर रहा हूँ, ये जो अंडरग्राउंड माइंस अभी है वो अभी नया नया ही प्रोडक्शन में आया हुआ है, 2021 से इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। तो इसके कई सारे स्ट्रक्चर्स ना अभी डेवलप हो रहे हैं। तो ये बेसिकली एक सेमी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की तरह बन जाता है। तो ये बात, जैसे कि यहाँ पे अभी शाफ्ट सिंकिंग हो रहा है, वहाँ पे वाइंडर्स वगैरह लग रहा है, तो वो एक्सपीरियंस मैं खुद अपने आंखों से देख सकता हूँ। पेस्ट फिलिंग वगैरह का प्रोविजन स्टार्ट हो रहा है। तो ये सब नई नई चीज़ें जो माइनिंग में आप फील्ड एक्सपीरियंस से गेन कर सकते हो, वो मैं अपने आंखों के सामने देख सकता हूँ। तो यही एक फ़ायदा मुझे देता है हिंदुस्तान कॉपर को ज्वाइन करने का दूसरे किसी पीएसयूज का फिलहाल के लिए। बेसिकली आपने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को चूज़ करा, एक तो स्कोर कार्ड कि कोल इंडिया जो है रिसेंट का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करता है, और दूसरा एक प्रॉब्लम आपके पास ड्यूअल डिग्री होने के कारण एमटेक का जो भी आपका डिग्री नहीं हो रखा था, तो आपके हाथ में डिग्री नहीं था, तो आप एलिजिबल भी नहीं थे कोल इंडिया एनटीपीसी में जाने के लिए। जैसा भी है कि हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है कि हम मल्टीपल जगह को एक्सप्लोर करें, मल्टीपल माइंस को एक्सप्लोर करें। उसमें भी यदि मेटल माइन से भी अगर कुछ नया नॉलेज सीखने मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे जानना चाहूँगा राजेश की, जब आपने एससीएल ज्वाइन करा तो वो कहाँ पे, जैसे कोल इंडिया E2 में पोस्टिंग देता है एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग, और इनिशियल बेसिक उसका 50,000 के आसपास है, इन हैंड 67-68 के आसपास आता है, 2-5 हज़ार का सब्सिडरी या माइंस के हिसाब से फर्क पड़ जाता है, इन जनरल 67 to 70 के आसपास। आप शेयर कर सकते हैं कि HCL में स्टार्टिंग कितना पैकेज था, कितना बन जाता था इन्हें? ने मैं बोल मतलब जो ज्वाइन हम कर किए हैं, आज ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी हम ज्वाइन किए हैं एचसीएल, तो हम E1 ग्रेड पे ज्वाइन किए हैं। तो उसका भी वही पे स्केल सेम ही होता है, जैसे कोल इंडिया का आपने पे स्केल बताया वो सेम ही है। जैसे E2 ग्रेड में 50,000 बेसिक पे स्टार्ट होता है, E1 ग्रेड में वो 40,000 में स्टार्ट होता है। तो फिलहाल के लिए हम जो E1 में ज्वाइन किए हैं तो मेरा बेसिक पे वही 40,000 से स्टार्ट होता है, जबकि अलाउंसेस वगैरह मिला के मेरा ओवरऑल पैकेज वही सेम ही आता है जो कोल इंडिया में एमटी का आता है, वही 62 से 65,000 वैसा ही आ रहा है। और हमारा वही प्रोविजन है कि जो प्रमोशन पॉलिसी है, लेकिन यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि हमारा जो प्रमोशन पॉलिसी है वो 3 इयर्स में एक्टिवेट होता है, तो हर 3 साल में हमारा ग्रेड इम्प्रूव होता है, बस यही है। जबकि कोल इंडिया में वो 1 साल में हो जाता है, E2 से E3 1 साल में हो जाता है, जबकि यहाँ 3 साल से होता है। लेकिन अगर कीपिंग दैट अपार्ट, लर्निंग एक्सपीरियंस तो यहाँ का अच्छा ही है। बस यहाँ पे दिक्कत ये है कि आप थोड़ा सा हमारे, जैसे मैं उड़ीसा से हूँ तो मैं अपना होम टाउन से थोड़ा डिस्कनेक्टेड हो रह जाता हूँ। लेकिन जो पर्सन यहाँ का लोकल है, यहाँ पे आसपास का है, तो उसके लिए मैं आई वुड सजेस्ट कि ये जगह बहुत अच्छा है, आज ए कंपनी बहुत अच्छा है, आज ए प्लेस बहुत अच्छा है, और माइनिंग में रहोगे तो काफ़ी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा हिंदुस्तान कॉपर का, पर्टिकुलरली मलांचखंड कॉपर प्रोजेक्ट का। बेसिकली HCL के साथ भी सेम प्रॉब्लम है जो एनटीपीसी के साथ है, मतलब लोग एनटीपीसी और कोल इंडिया में कोल इंडिया को चूज करते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन जो रहता है वो ज्वाइनिंग और पेस के लिए। एनटीपीसी भी सेम E1 में ज्वाइनिंग देता है, जबकि कोल इंडिया E2 में ज्वाइनिंग देता है, 1 साल बाद में उसको अपग्रेड करके E3 कर देता है। तो हाँ, वो सेम एनटीपीसी के केस में भी है, उनका E1 में ज्वाइनिंग तो देता है लेकिन उनका भी अलाउंस वगैरह कोल इंडिया से ज़्यादा है, तो वो उनका जो नेट पे है वो लगभग कोल इंडिया के आसपास में ही आ जाता है। फिर भी लोग बाग बेसिक तो ही देखेंगे कि उस हिसाब से एक बड़ा चेंज जो माइंड सेट में लोग, जैसे मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, अगर किसी का 200 अंडर 150 ऐसा कुछ रैंक है उसके पास, तो मल्टीपल ऑप्शन है कि वो चाहे तो नालको चले जाए, एनएमडीसी चले जाए, एनटीपीसी चले जाए, कोल इंडिया चले जाए, और हिंदुस्तान कॉपर हर साल तो नहीं निकाला तो ये भी एक ऑप्शन है।
तो वैसे में उनके पास रहता है कि भाई कौन सा पीएसयू जाओ, कौन सा बेटर है। तो कोल इंडिया इन सबसे एक अलग पहचान बना के रखता है, वो है पे स्केल के नाम पे, कि भाई E2 में ज्वाइनिंग देता है। आपका ओवरऑल मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, एचसीएल में आप कितने टाइम से हैं, और इन बीते साल या महीने का आपका क्या एक्सपीरियंस है? बिल्कुल। जो HCL का जो एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा, मैं ज्वाइन किया जुलाई में ही। ये जुलाई में हम लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है, और जुलाई से अभी नवंबर, मतलब 3 से 4 महीने से मैं अभी HCL का पार्ट हूँ। और जो एक्सपीरियंस बताऊँ ना, वो मतलब थोड़ा सा मिक्स्ड है। कभी कभी क्योंकि जो HCL कंपनी में हम लोगों को ये करते हैं कि वो काफ़ी वर्क जो है रिगरस किया जाता है। मतलब आप स्टार्टिंग में हो तो वो ऐसा ट्रीट नहीं करते, आप नए हो, आपको सीधा फील्ड में भेजते हो एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप जीईटी हो, आप इंजीनियर हो, तो सर दे एक्सपेक्ट यू टू एक्ट एज ए इंजीनियर। आपको फील्ड पे भेजते हैं और आपको बोलते हैं कि आपको अभी आप जैसे शिफ्ट में आपको भेज रहे हैं, आपको वो बोलते हैं कि यू एज ए इंजीनियर ये शिफ्ट को संभालो। दूसरे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको एक लीडर बनने के लिए वो थोड़ा सा एनकरेज करेंगे। आपको बोलेंगे कि वर्कफोर्स को कैसे हैंडल करना है, प्रोडक्शन कैसे चल रहा है, उसको क्या दिक्कत हो रहा है, सेफ्टी ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो ये जो होता है ना, वो थोड़ा प्रेशर डालते हैं ताकि हम लोग इम्प्रूव कर सकें। तो ये एक अच्छा बात है। और दूसरा, HCL में एक और अच्छी चीज़ होती है, कंपनी आपको दूसरे ट्रेनिंग्स वगैरह में भी भेजती है। जैसे हमको रिसेंटली अभी WCL नागपुर में भेजे थे रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन बनने के लिए। तो रेस्क्यू ट्रेनिंग वो कम्प्लीटली कंपनी स्पॉन्सर्ड था। कंपनी स्पॉन्सर करती है कि जाओ तुम लोग ट्रेनिंग करके आओ, कुछ सीख के आओ, और वहाँ का इनपुट यहाँ पे भी अपना वहाँ पे जो सीख के आए वहाँ ये यहाँ पे भी वो सेम इनपुट दो। तो वही आपको ऐसा ही लगता है। मतलब जो अगर आप लेजीनेस की तरफ जाएंगे तो HCL थोड़ा आपको खराब ही लगेगा, क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं इतना कंटिन्यूस वर्क के बाद। लेकिन अगर आप लर्निंग एक्सपीरियंस के टर्म में सीखोगे कि सीखने है, हमें आगे बढ़ना है, खुद को इम्प्रूव करना है, इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी हो, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज हो, तो HCL बहुत अच्छी जगह है। क्योंकि यहाँ का जो यूनिट हेड है वो कॉन्स्टेंटली, मे भी हम जीईटी है, नए नए आए हैं, तो ऐसा हमें फील हो सकता है कि मैनेजमेंट हमको इग्नोर करता है। जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, यूनिट हेड होते हैं, वो हम लोगों को इग्नोर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली हमारे टच में रहते हैं कि क्या सीख रहे हो, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। वो हमारा आउटपुट बेसिकली मांगते रहते हैं, हमारा फीडबैक उनको चाहिए रहता है, और उसी हिसाब से वो फिर अपना पॉलिसीज थोड़ा बहुत इम्प्रूव करते हैं। देखते हैं अगर कुछ पर्टिकुलरली चीज़ है जो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये गड़बड़ हो रहा है और इसको इम्प्रूव किया, तो उसके ऊपर भी एक्शन लेते हैं। तो यही एक अच्छी चीज़ है। तो अभी के लिए तो मैं यही एक्सपीरियंस बताऊंगा कि काम ज़्यादा होता है लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है, वन लाइन में। नहीं ठीक है, एक्चुअली आप इनिशियल जो कैरियर का जो इनिशियल पीरियड है उसमें जितना ज़्यादा आपको काम मिले, जितना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको ये स्टार्टिंग में ही अगर अलाली का आदत पड़ गया, वो आगे के लिए बड़ा दिक्कत वाला चीज़ है। तो ठीक है, इनिशियल जो भी पीरियड है उसमें आप अपने आप को जितना ज़्यादा वर्क में झोंक लें उतना अच्छा है। आपने एक रेस्क्यू ट्रेनिंग का बात करा, एक्चुअली आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं रेस्क्यू ट्रेनिंग होता क्या है, क्या कुछ है, और कितने दिन का ट्रेनिंग होता है? हाँ बिल्कुल। रेस्क्यू ट्रेनिंग एक मतलब ऐसा होता है, मतलब क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं। एक ऐसा क्वालिफिकेशन होता है जो नॉट ओनली माइनिंग इंजीनियर, लेकिन नॉट ओनली माइनिंग इंजीनियर, दूसरे इंजीनियर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको बेसिकली हम ये बता सकते हैं, जैसे माइनिंग में हम लोग हैं तो वहाँ पे कंडीशन कभी भी खराब हो सकता है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। जैसे मान लो, जैसे कोल माइंस में कभी भी स्पॉन्टेनियस सेटिंग से आग वगैरह लग जाती है, या फिर कहीं रूफ फॉल हो जाता है। तो क्या ना, वहाँ पे जो वर्कफोर्स है वो अगर बाहर नहीं निकल सकते तो उधर ही स्टक रह जाते हैं। तो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन एक ऐसा टाइप का पर्सन होता है, जैसे आग लगने पे फायर ब्रिगेड जाके आपको बाहर निकालता है, माइंस में एक्सीडेंट होने पे एक रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन ही आपको जाके बाहर निकालने का क्वालिफिकेशन रखता है। उसके लिए वो ट्रेंड होता है, उसके लिए वो सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए भी ट्रेंड होता है, उसको नॉलेज होता है कि कौन से सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। कोई अगर पर्सन इंजर्ड है तो उसको सिक्योरली कैसे बाहर निकालना है, अगर कहीं पे आग वगैरह लग गई है तो उसको कैसे कंट्रोल में लाना है। तो ये सब चीज़ें एक रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो जो कंपनी हमको भेजी थी वो WCL के माइन रेस्क्यू स्टेशन को भेजी थी, नागपुर में वो स्थित है। तो वहाँ पे जो हमारा इनिशियल ट्रेनिंग होता है वो 14 डेज का होता है।
14 डेज कंटिन्यूसली ट्रेनिंग होता है, और उसके बाद वंस आप रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन बन जाते हैं तो आपको 1 साल में आपको 8 रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी कंप्लीट करना पड़ता है। क्योंकि ये ऐसा चीज़ है ना, आपको हमेशा फिजिकली और मेंटली एक्टिव और फिट रहना पड़ता है, क्योंकि कभी भी माइंस में कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, और उस टाइम पे आपका फिजिकली और मेंटली फिट रहना ज़रूरी है। तो हर साल आपको 8 रिफ्रेशर कोर्स भी करना पड़ता है, और हर एक कंजिक्यूटिव कोर्सेज जो होता है, पहला और दूसरा कोर्स में 4 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली उसका कोर्स स्ट्रक्चर होता है। तो जो 14 दिन का ट्रेनिंग होता है पहले इनिशियल ट्रेनिंग में, वहां पे आपको सारा चीजें, जो रेस्क्यू apparatus होता है उसको कैसे असेंबल करना है, डिसअसेंबल करना है, कैसे मेंटेन करना है, आपको फिजिकली भी फिट रखने के लिए आपको ढेर सारे एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग वगैरह सब कराते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपको परेड्स वगैरह भी, रिदम वगैरह, ताकि टीम में रिदम बन सके। और ये बात हमको सिखाई जाती है कि रेस्क्यू जब होता, रेस्क्यू टीम जब अंदर जाती है वो एज अ टीम जाती है। एक इंडिविजुअल पर्सन कभी भी माइंस में जाके रेस्क्यू नहीं कर सकता, वो सिचुएशन आपको टीम वर्क को डिमांड करती है। तो आपको टीम के साथ कैसे अपना रिदम बनाना होता है, कैसे आपको, क्योंकि हम जो जगह पे जा रहे हैं, माइंस में कोई एक्सीडेंट हो रहा है, वो ऐसा जगह नहीं कि कंफर्टेबल है, वो कोई दूसरा इंसान वहां पे जा नहीं सकता। इसीलिए आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आप जाके वो जो पर्सन वहां पे स्टक है उसको बाहर निकाल सके। तो उसी हिसाब से आपको टीम वर्क काफी जरूरी होता है। आपको इक्विपमेंट्स वगैरह के भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको कैप्टन की सुनना चाहिए, कैप्टन क्या इंस्ट्रक्शन देता है, कैसे सिचुएशन का हैंडल करना चाहिए। अगर कोई पर्सन इंजर्ड है तो उसको फिर, अब माइंस में ऐसा हो जाता है रूफ फॉल हो गया तो आपको प्रॉपर गैलरी भी नहीं मिलती, छोटा मोटा कोई रास्ता बन जाता है, उसी में से आपको इंजर्ड पर्सन को निकालना होता है। तो वही सब की ट्रेनिंग, आपको इक्विपमेंट पहने हुए पेशेंट को स्ट्रेचर में कैसे टाई अप करना है, फिर छोटे छोटे टनल्स में से कैसे उनको बाहर निकालना है, और फिर कैसे उनको सिक्योरली आके सरफेस स्टेशन जो है वहां पे आपको प्लेस करना है, हैंड ओवर करना है। फिर दूसरा कोई अंदर रह जाता है तो फिर उसको जाके रेस्क्यू करना है। तो यही सब चीजें वहां पे सिखाई जाती है। वो ट्रेनिंग मतलब वो रिगरस तो होता है, जैसे मैं कंपैरिजन करना नहीं चाहूंगा, बट जो सबसे क्लोजेस्ट उसके ट्रेनिंग का आता है वो मिलिट्री ट्रेनिंग जैसा होता है, जबकि मिलिट्री ट्रेनिंग इससे काफी ज्यादा मुश्किल और होता है। लेकिन आप वैसा ही समझ सकते हैं, आपको सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक कंटिन्यूस वहां पे काम करना पड़ता है। आपको सारे इक्विपमेंट्स को कैसे मेंटेन करना होता है, क्योंकि समय आने पे जब इंसिडेंट होता है ना, आप ऐसा टाइम नहीं ले सकते, आपके पास बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि कोई इंसान वहां पे स्टक है और उसकी जान आपके हाथ में है। तो अगर आप धीरे धीरे मशीन असेंबल करेंगे, धीरे आराम से जाएंगे, तो तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो आपको सही तरीके से और जल्दी से एक टीम की तरह बिल्कुल मशीन असेंबल करना है, टीम के साथ अंदर जाना है, पेशेंट को बाहर निकालना है, आके सेफ जगह पे छोड़ना है और सिचुएशन को कंट्रोल करना है। आपके पास एक छोटा सा टाइम लिमिट होता है, तो उसी की तैयारी होती है कि डॉक्टर कैसे भी सिचुएशन में रहे, अगर उनको उनकी ज़रूरत है तो अपना परफॉर्म करेंगे, 100% देगा। वैसे ही रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का भी रहता है, जहां जैसा उसको जरूरत पड़े। ना सिर्फ माइंस, बल्कि अगर वो रोड में चल रहा है, रोड में अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जहां पे उसकी जरूरत पड़ती है, तो वहां पे बिना 1 सेकंड वो गंवाए तुरंत उसके ट्रीटमेंट में या उसके इलाज में या उसके लाइफ सेविंग में वो लग जाता है। चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे कहीं पानी पे कोई डूब रहा हो, चाहे किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लगा हो। तो ओवरऑल एक रेस्क्यू ट्रेन पर्सन हर जगह, एक डॉक्टर की तरह बोल लो, चाहे एक आर्मी ऑफिसर की तरह बोल लो, चाहे एक लाइफ सेवर की तरह बोल लो, समाज के लिए काम करने लग जाता है। माइंस के लिए तो काम करता ही है। अच्छा है राजेश, काफी कुछ है जो आपसे जानने हमको मिल रहा है, व्यूवर्स को जानने मिल रहा है। एक और सवाल जो व्यूवर्स का भी इंटरेस्ट होगा, कि आपने एचसीएल के अंदर में काम करा है और आपके बैच वाले कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कोल इंडिया में काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी पता करा होगा आपने। तो आपको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और कोल इंडिया दोनों में से कौन बेटर लगता है? अब कंपैरिजन अभी करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो जो चीजें होती है ना, अब अगर मेरे प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो मेरा पर्सनल रीजन भी रहता है। जैसे कि कोल इंडिया में अगर मैं ज्वाइन करूँ तो मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है कि मैं अपने होम स्टेट में ही रह सकता हूँ, तो घर वालों के साथ में कांटेक्ट में रह सकता हूँ। जबकि यहाँ पे मैं रह रहा हूँ तो घर वालों से काफी डिस्कनेक्टेड रह जाता हूँ। और दूसरी बात, जैसे बोला कि कोल इंडिया का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जो हिंदुस्तान कॉपर में इतना है नहीं, कि एक तो होता है वही रेस्क्यू ट्रेनिंग के ऊपर ही मैं आ जाता हूँ। कोल इंडिया जो होता है वो एक्टिवली
जोनल हो गया, नेशनल हो गया, यहाँ तक कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी कोल इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। वो अपना टीम्स भेजता है वहाँ पे। और वो जो एक्सपीरियंस होता है एक इंटरनेशनल लेवल पे, एक आप इंडियन माइनिंग कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो, वो फीलिंग जो है वो शायद ही इंडिया में कोल इंडिया के अलावा और कहीं पे मिल सकता है। जबकि उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है वो लेवल तक पहुंचने में। लेकिन अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो और खुद को सुधारने के लिए, डेवलप करने के लिए तैयार हो, तो कोल इंडिया ये अपॉर्चुनिटी आपको देती है। उसके लिए वो रिगरस ट्रेनिंग भी करती है, आपका सारा खर्चा जो वो कंपनी बियर करता है और आपको एक इंटरनेशनल स्टेज पे लेके रखता है। और दूसरी बात, जैसे मैं बता दिया, कोल इंडिया में बहुत सारे सब्सिडरीज है। तो बेसिकली बंदा कहीं पे भी हो, इंडिया के किसी भी कोने से हो, वो अपने आसपास के इलाकों में ही कहीं पे भी पोस्टिंग ले सकता है अगर उसका रैंक डिसेंट होता है और वो अपना प्रायोरिटीज उस हिसाब से सेट करता है। तीसरा जो एडवांटेज देता है कोल इंडिया वो है कि जो अपना कोल इंडिया के अंदर ही ट्रांसफर्स, अब जैसे कोल इंडिया में जितने सारे सब्सिडरीज है उसमें सीएम पीडीआई वगैरह भी आ जाते हैं। तो अगर आप फील्ड जॉब से थोड़ा सा परेशान हो गए हो, बोलना चाहते हो कि हमें फील्ड जॉब नहीं करना है, थोड़ा डेस्क जॉब पे आना है, तो वो एडवांटेज भी कोल इंडिया आपको देता है कि एक जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है सीएम पीडीआई करके, तो आप उसमें भी जा सकते हो। वो ऐसा नहीं कि वो माइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, माइन प्लानिंग माइन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ऑन फील्ड ना जाके आपको डेस्क जॉब पे आ जाता है। तो वही वेरिएशन जो होता है वो हिंदुस्तान कॉपर में इतना होता नहीं है। आपको यहाँ पे फील्ड में ही रहना पड़ेगा, आप जितना देर रह सकते हो एज ए इंजीनियर आपको फील्ड में ही रहना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे आपको ये वेरिएशन का एडवांटेज मिलता है। तो वही, अगर उसी ओके। हिसाब से देखा जाए तो ये मेरे तरफ से बोला जाए तो अगर मुझे दोनों का ऑप्शन मिलेगा तो कहीं ना कहीं मन में रहता है कि हाँ कोल इंडिया हो जाए तो बेटर ही है। हाँ, जितना आप बता रहे हो उसमें सबसे बड़ा कोल इंडिया चूज करने का जो रीज़न दिख रहा है कि घर के पास रहूँगा, और बहुत सारे हाँ। लोगों का जो रीज़न जो रहता है, मेन रीज़न यही रहता है कि भाई ठीक है, हाँ। जैसा भी रहे जो भी रहे, खाना कमाना तो सब जगह होगा, लेकिन घर के पास रहना अगर किसी कंपनी में रहते हुए हो पाता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो कोल इंडिया आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि उड़ीसा से आप हैं और उड़ीसा में भी उसके सब्सिडरीज हैं। थैंक यू सो मच राजेश, अपना टाइम देने के लिए, हमारे व्यूवर्स को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। लास्ट में एक फाइनल टिप मैं आपसे चाहूँगा कि जो बच्चे गेट 2025 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपके नाइटी राउरकेला के जूनियर्स हो, किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहा माइनिंग इंजीनियर हो, या फिर पास आउट हो चुका माइनिंग इंजीनियर हो, हाँ। इन लास्ट के 2-2.5 महीने में क्या चीज़ें हैं जिनका उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। प्लीज़ आप अपना गाइडेंस हमारे व्यूवर्स को दीजिए जो गेट 2025 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। 2025 गेट के लिए अभी तो 2-3 महीने ही बाकी है। तो इसी टाइम पे जो सबसे मेन चीज़ होता है, जो क्योंकि जो होता है ना, किसी भी एग्ज़ाम का हम तैयारी करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा जोश काफ़ी पीक पे होता है। तो हम काफ़ी डिसिप्लिन से सारे थ्योरीज पढ़ते हैं, सवाल लगाते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वो जो जोश होता है वो आते आते ख़त्म हो जाता है। लेकिन यही बात जो है, यही एक रैंकर और एक नॉन रैंकर को डिफर करता है, तो है कंसिस्टेंसी। जो लोग अपना तैयारी अच्छे से कर रहे थे, वो तैयारी अगर वो यहीं पे छोड़ दे या फिर ये समझ ले कि अभी बस हो गया, तो उसी उससे उनका रैंक जो है वहीं से घटना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो होता है, जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी अगर मेंटेन रखे और अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करे तो उनका रैंक बेटर हो सकता है। और जो लोग अभी अभी तैयारी, मतलब जिनका टाइम थोड़ा ख़त्म हो गया है, वो किसी कारण की वजह से इनिशियली अपना तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए जो टिप है वो बोलूँगा कि आप अगर शुरुआत से स्टार्ट करना नहीं चाहते तो चूज कीजिए एक पर्टिकुलर टॉपिक वगैरह, क्योंकि जो गेट होता है उसमें हमें सारे सवालों का जवाब नहीं निकालना होता। लेकिन अगर हम ये सोच पाए कि ये सवाल को मुझे अटेंड करना है, ये सवाल को मुझे छोड़ना है, कौन सा सवाल को मैं पूरा छोड़ दूंगा और कौन सा सवाल मैं कर पाऊंगा, यही अगर हम डिसाइड कर ले ना, तो हम जितना भी आंसर करें वो हमारा सही में ही जाता है, क्योंकि गेट में नेगेटिव मार्किंग्स वगैरह भी होता है। तो जो लोग अभी अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, मैं उनको ये सजेशन दूंगा
कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना स्टार्ट कर दे कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और वही टॉपिक को बस अपना स्ट्रांग बनाए, क्योंकि सारा चीज़ को करने का टाइम अभी ख़त्म हो गया। और जिनके पास जो लोग कंटिन्यूसली अपना तैयारी कर रहे थे उनको मैं ये सजेशन दूंगा कि जो PYQs है उसको डायरेक्टली आप सॉल्व करना शुरू करें, और हर सवाल के पीछे जो थ्योरी है, अगर आप एक सवाल बना रहे हैं वो सवाल आपसे बन जा रहा है तो वही काफी नहीं होता, उसके पीछे क्या थ्योरी है वो थ्योरी को मजबूत करना होता है। क्योंकि जो 2023 और 22 में आया, अब सेम एग्जैक्ट सवाल तो 2024 में आया नहीं होगा, या फिर सेम एग्जैक्ट सवाल 2025 में नहीं आएगा, लेकिन वो थ्योरी तो कंसिस्टेंट रहेगा। वो थ्योरी को थोड़ा ट्विस्ट करके वो डाल सकते हैं, उसका कोई दूसरा एस्पेक्ट के ऊपर सवाल डाल सकते हैं, लेकिन वो थ्योरी कंसिस्टेंट रहता है। तो अगर कोई थ्योरी से रिलेटेड, जैसे मान लो कि हमें पाउडर फैक्टर के ऊपर एक सवाल बनाया जा रहा है, तो पाउडर फैक्टर में कभी कभी पूछ देता है एक्सप्लोजिव कितना यूज हुआ, और कभी कभी पूछते हैं कितना हम उससे ब्लास्टेड मटेरियल निकाले। तो वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट है पाउडर फैक्टर, लेकिन उसका दो पहलू होता है। तो अगर एक पहलू के ऊपर एक बार सवाल आया है तो दूसरे पहलू के ऊपर सवाल आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। और जो लोग अच्छे से तैयारी कर चुके हैं एग्जाम के टाइम में, जो सबसे बड़ा चीज मैं खुद पर्सनली फील किया कि मैं 2 बार जो गेट दिया उसमें थोड़ा बहुत रैंक का इधर उधर का फर्क तभी आया था क्योंकि तैयारी मेरी दोनों में सेम ही थी, सेम लेवल की थी, लेकिन जो रैंक का फर्क आया वो एग्जाम के दिन में मैं टाइम मैनेज करने में थोड़ा गड़बड़ी कर दिया। क्योंकि जो मैं 4th ईयर में दिया था एग्जाम, तब मैंने एक अपना चिल मोड से दिया था कि मुझे ये साल का रिजल्ट अभी मेरा जो PSU ज्वाइन कर रहे हैं उसमें तो हेल्प करेगा नहीं, लेकिन मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो वो मैं दिया था और उसमें मेरा रैंक 57 आया था, जबकि सेम लेवल या फिर उससे बेटर तैयारी करके मैं नेक्स्ट साल दिया तब मेरा रैंक थोड़ा सा घट के 62 आ गया था। वो फर्क इसीलिए पड़ा क्योंकि ये एग्जाम में मैं कोशिश किया कि हर एक सवाल को मैं बनाना चालू कर दिया। मैं कोई सवाल को ये नहीं देखा कि ये सवाल में मुझे मुझे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है और उस वजह से मेरा जो सवाल कम टाइम में बनने वाला था वो सवाल मेरा मिस हो रहा है। तो यही टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन को सेपरेट करना, ये जो दोनों चीजें हैं, यही आपके जो छोटे छोटे चीजें ना, क्योंकि तैयारी सबका सेम ही रहता है, लेकिन एग्जाम में कोई अच्छा रैंक ले आता है कोई खराब रैंक ले आता है, वो यही छोटे छोटे चीजों में ही पता चलता है। तो आपको अगर तैयारी पूरी है फिर भी आपको एग्जाम के दिन कौन से सवाल को बनाने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा और कौन से सवाल को बनाने में आपको कम टाइम लगेगा उसका फर्क आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम भी एग्जाम में लिमिटेड ही होता है। ओके ओके राजेश, तो नो डाउट आपका जो टिप्स है हमारे व्यूअर्स को काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, उनको एक मोटिवेशन देगा क्या इन लास्ट के दिनों में करना है। यदि आपने पूरा तैयारी कर रखा है तब आपके लिए क्या है, अगर आपने जीरो से स्टार्ट करना है कि ठीक है 2.5 महीना ही पढ़ना है भाई साहब, तो उस 2.5 महीने में क्या कुछ आपने करना चाहिए। जैसा आपने बताया कि सेलेक्टिव जाओ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उतने को पढ़ो, और सब तैयारी कर लेने के बाद में भी एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे आप चूके, अपना एक्सपीरियंस जो आपने साझा करा कि वो है टाइम मैनेजमेंट को, इसको जरूर करके आप ध्यान दे लीजिएगा। और टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा चीज़ जो मुझे दिखता है, जो पर्सनल मेरा ओपिनियन है, वो है भाई मॉक टेस्ट दे लो। मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा आप दोगे उतना ज़्यादा आपको टाइम मैनेज करना आप सीख पाएंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट क्या होता है कि एग्जाम में जितना टाइम आपको मिलता है मॉक टेस्ट में उतना टाइम मिलता है, एग्जाम के पैटर्न में ही होता है, और एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस ही जो कोचिंग वाला है, जो भी हम दे रहे हैं चाहे कोई दूसरा दे रहा है, उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको देते हैं। तो जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे आपको आपका स्ट्रैटेजी समझ में आएगा कि एग्जाम के दौरान क्या मेरा स्ट्रैटेजी, सबका अलग अलग होता है। कोई एक होता है कि एक बार में पूरा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं फिर जाके स्टार्ट करते हैं, कोई एक होता है जो पहले आसान आसान क्वेश्चंस को करते हैं, टफ क्वेश्चन को मार्क करके रख लेते हैं जो बाद में बन पाएगा, देन दूसरे राउंड में टफ क्वेश्चन को करते हैं। जो स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट सूट करता है उस स्ट्रैटेजी के साथ आप मेन एग्जाम में जाएंगे, लेकिन आपका अपना स्ट्रैटेजी तब आपको समझ में आएगा जब आप मल्टीपल मॉक टेस्ट दिए रहेंगे। तो आपके खुद के अपना स्ट्रैटेजी बनाने में भी मॉक टेस्ट हेल्प करता है कि फिर खुद का अगर आपका कोई स्ट्रैटेजी बन रखा है जहां पे आप बेस्ट कर पाना है, वो आपको मेन एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच राजेश, आपके टिप्स नो डाउट हमारे व्यूअर्स को हेल्प करेंगे। आगे एक लास्ट जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि NIT राउरकेला जहां से आप आते हैं, माइनिंग ज्ञान काफी कनेक्टेड है आपके कॉलेज से। जैसा आप देखेंगे अमृतेश सर जो हमारे कोचिंग के बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स है, वो अमृतेश सर NIT राउरकेला से, उनका भी ड्यूअल डिग्री है, BTech MTech दोनों उन्होंने करा है। और गेट 2020 एग्जाम के अंदर में 20 या 21 में उनका ऑल इंडिया रैंक 3 लगा था।
उसके अलावा देवाशीष सर जो लास्ट ईयर जिन्होंने पढ़ाया था, दूसरे जो सबसे बेहतरीन फैकल्टी माइनिंग ज्ञान में जो हुए हैं, उनका भी गेट 2022 एग्जाम में मेरे ख्याल से ऑल इंडिया रैंक 2 लगा था। उस फिर है कि हमारा जब हम गेट पढ़ रहे थे, मैं पढ़ रहा था या जो मेरे टाइम में जो भी गेट की तैयारी करते रहे होंगे, तो उनके लिए एकमात्र अच्छा बुक हुआ करता था पढ़ने के लिए, वो है AK गौरी सर का बुक, जो कंप्लीट माइनिंग सॉल्यूशन करके। वो AK गौरी सर माइनिंग के लेजेंडरी पर्सन आपके NIT राउरकेला से आते हैं। तो ना सिर्फ माइनिंग ज्ञान बल्कि हर माइनिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपके कॉलेज से कनेक्टेड है, आपके कॉलेज से पहचान रखता है। तो अगर हम रखते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट के कई सारे फैकल्टी वहाँ से है करके। सुब्रजीत सर, जिनका भी गेट 2020 में ऑल इंडिया रैंक 2 था, जिन्होंने सिस्टम इंजीनियरिंग पढ़ाया और अब तक का सबसे बेहतरीन सिस्टम इंजीनियरिंग का क्लास लिया है, वो भी NIT राउरकेला से आते हैं। तो मल्टीपल पर्सन है जो माइनिंग ज्ञान से जुड़े हैं, और फिर बाकी जो लोग माइनिंग ज्ञान से नहीं भी जुड़े हैं या जो बाहर जो माइनिंग इंजीनियर्स जो गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे टाइम पे तो बेस्ट बुक था ही, आज के टाइम पे भी माइनिंग इंजीनियर्स के लिए गेट प्रिपरेशन के लिए बेस्ट चॉइस अगर कोई है तो AK गौरी सर का बुक है, वो भी आपके कॉलेज से आते हैं। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जान करके, और आगे भी आपसे कनेक्टेड रहेंगे। आपके जो भी एक्सपीरियंस है वो जानने की कोशिश करेंगे। अभी तो आप कोल इंडिया में आए नहीं, लेकिन जैसा आपके बातों से लग रहा है कि गेट 2024 एग्जाम जिसमें आपका ऑल इंडिया रैंक 62 लगा है, उसके थ्रू आप कोल इंडिया में जरूर करके आना चाहेंगे। और आपने तो फॉर्म भी भर दिया होगा, चॉइस भी फिल कर दिया होगा, तो आगे मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है, फर्स्ट चॉइस नो डाउट MCL ही डला होगा। तो अच्छा है, आपका स्वागत है, कोल इंडिया में आइए और आपके जो भी अनुभव है उनको कोल इंडियंस के बीच भी साझा कीजिए। थैंक यू सो मच राजेश, अपना टाइम देने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका कोई सुझाव है या आपका कोई सवाल जो गेट रैंकर्स, कोल इंडिया, NTPC, NMDC, मॉयल या दूसरे किसी माइनिंग कंपनी में काम कर रहे एग्जीक्यूटिव से कुछ पूछना चाहते हैं, तो अपने सवाल को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपके सवाल को आपके नाम के साथ ले लूंगा, और जो भी अगला हमारा रैंकर या एग्जीक्यूटिव किसी PSU का आता है, उनसे आपके सवाल को पूछ लूंगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का जब भी कोई वीडियो आएगा तुरंत आपको उसका लिंक मिल जाए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।